नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? तो पहला आर्टिकल श्रीलंका को लेके। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। 2021 में इनका तीसरा साल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन प्रेसिडेंट शुरू हो रहा है, बट हालात बहुत खराब है श्रीलंका के। तो सोशल गवर्नेंस में, अपनी लेजिटिमेसी में, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप में किस प्रकार से गोटाबाया राजपक्षे फेल हो चुके हैं, कैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिविलियन एलिमेंट से ज़्यादा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंस दी, कैसे इन्होंने 19th अमेंडमेंट को एबॉलिश करके जितने भी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे अपने ख़त्म कर दिए, 20th अमेंडमेंट ला के एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंटशिप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक अच्छा नॉलेजफुल आर्टिकल है श्रीलंका की पॉलिटिक्स को लेके। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और रशिया के एनर्जी कोऑपरेशन की बात की जा रही है। देखिए, आगे आने वाले समय में इंडिया अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ट्रेडिशनली जहां पे हम लोग केवल कोल का इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते थे, आज की डेट में भी 70% एनर्जी हमारे देश में कोल के इस्तेमाल से ही पैदा की जाती है। वहीं पे अब क्या किया जा रहा है कि हम लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। किसकी तरफ? तो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। तो कुडन कुमल पावर प्लांट। सबसे खास बात, रेन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना हमारा एक बहुत प्राइम टारगेट बन के सामने आया है। और ओवरऑल इन सब चीजों में रशिया से काफी मदद मिल सकती है। तो इंडिया और रशिया की एनर्जी कॉपरेशन आगे आने वाले समय में इंडिया के लिए कितनी नेसेसरी है, रशिया के एक्सपोर्ट्स के लिए कितनी नेसेसरी है और इन दोनों की दोस्ती के लिए कितनी नेसेसरी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि समझिए, इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशंस जितने ज्यादा होंगे ना, जितना ज्यादा इंडिया के ऊपर रशिया कॉमर्स में डिपेंडेंट होगा, उतना ही कम रशिया चाइना से इन्फ्लुएंस हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इंडिया चाइना के वॉर से रशिया को लगता है कि उसका मार्केट बिगड़ सकता है, उसके स्पोर्ट्स बिगड़ सकते हैं, उसके कॉमर्स बिगड़ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है रशिया चाइना के साथ होगा? आज की डेट में रशिया चाइना साथ में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जिस लेवल की इकोनॉमिक मदद रशिया को चाइना से मिल रही, कहीं और से नहीं मिल रही है। अगर इस लेवल की इकोनॉमिक मदद रशिया को इंडिया से मिल रही होती, रशिया इंडिया के खिलाफ कभी जाता ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ मतलब का खेल है, और इस मतलब के खेल में हम, मतलब एज एन इंडिया कंट्री, हम लोग अपना मतलब तब इंश्योर कर सकते हैं जब ओवरऑल हमारी खुद की ताकत ज्यादा हो। तो इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ अच्छे एग्जांपल्स दिए गए कि कैसे इंडिया रशिया एनर्जी फील्ड में कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट प्रोब को कॉन्स्टिट्यूट किया है। एक कमिटी सी बनाई गई जहाँ पे कुछ लोग होंगे और वो लोग इस बात की इंक्वायरी करेंगे कि जो इजरायली सॉफ्टवेयर था ना पेगासस, इसने क्या सच में इंडिया के अंदर स्नूपिंग की है। सरकार के क्लेम्स को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रही है और एक खुद के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी के थ्रू यहाँ पे पेगासस के अगेंस्ट इंक्वायरी कराई जाएगी। इंक्वायरी कितनी इफेक्टिव होगी वो एक अलग चीज है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। और आज की डेट में देखिए, त्योहार का सीजन आ रहा है, दिवाली आपकी आने वाली है। तो दिवाली के आने से पहले बहुत सारे एड्स आने लगते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। अब इन एड्स के अगेंस्ट क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, उस चीज को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। रिसेंटली मैंने करवा चौथ वाले एड को लेके एक वीडियो बनाई थी। फिर जश्न रिवाज का एक एड आया था रिसेंटली अभी। अब जश्न रिवाज है तो दीपावली का एड, लेकिन ऑब्वियसली बात है, नाम जश्न रिवाज है तो बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे बवाल करने लगे कि ये किस प्रकार के एड्स आप लोग लेके आ रहे हो। फिर एक तनिष्क ब्रांड का ब्रांड आया था पिछले साल, जिसमें एक मुस्लिम फैमिली के अंदर जो उनकी बहू होती है वो हिंदू होती है, तो उस बहू की गोद भराई में वो लोग उसके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के एड्स इंडिया में बवाल पैदा कर देते हैं। क्यों बवाल पैदा कर देते हैं, क्यों इनटॉलरेंस की वैल्यूज इंडिया में बहुत बढ़ रही है, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। तो भाई देख लेते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है आज। तो व्लॉग विद रोवर ने हमको ज्वाइन किया है। व्लॉग विद रोवर का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम व्लॉग विद रोवर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन जॉय घोषाल ने हमको ज्वाइन किया है। ब्लूमिंग चेरीज ने हमको ज्वाइन किया है। होलनेस ने हमको ज्वाइन किया। होलनेस का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक होलनेस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन सुमित गोदियाल ने हमको ज्वाइन किया है। रंजीता बाक्सला ने हमको ज्वाइन किया। रंजीता बाक्सला का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रंजीता बाक्सला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। पपन देवनाथ ने हमको ज्वाइन किया। स्पेशल वेलकम टू पपन देवनाथ, 5th मंथ एज ए मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सुमित प्रतीक ने हमको ज्वाइन किया। सुमित प्रतीक का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक सुमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड देन चेतना भारद्वाज ने हमको ज्वाइन किया। चेतना भारद्वाज का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक चेतना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। तो चेतना भारद्वाज 4th मंथ एज ए मेंबर, स्पेशल थैंक्स टू यू चेतना। सुमित प्रतीक 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक सुमित। पपन देवनाथ, स्पेशल थैंक्स टू यू, 5th मंथ एज ए मेंबर। रंजीता बाक्सला 3rd मंथ एज ए मेंबर।
वेलकम बैक रंजीता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुमित गोदियाल, होलनेस सेकंड मंथ as a member, blooming cherries, Joy Ghoshal and Vlog with Rover, third month as a member, welcome back Vlog with Rover. Thank you so much guys and girls for joining, thank you so much for your consistent support. वीडियोस कम है उसके बाद भी आप लोग ज्वाइन बटन दबा रहे हैं, इसके लिए स्पेशली थैंक्स यू। नेक्स्ट बात करते हैं, द ग्राउंड बीनीथ द प्रेसिडेंट फीट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, इनकी जो नीचे की जो जमीन है ना वो धीरे धीरे करके खिसक रही है। इनकी जो पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी है ना श्रीलंका के अंदर राज करने की, वो यहाँ पे खत्म हो रही है। तीसरा साल इनकी प्रेसिडेंसी का शुरू हो रहा है, ठीक है, नवंबर 18 से, लेकिन फेलियर ऑफ गवर्नेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पूरी तरीके से इनका पब्लिक सपोर्ट जा रहा है, जिस पब्लिक सपोर्ट के दम पे ये नवंबर 2019 में ताकत में आए थे, वो पब्लिक सपोर्ट यहाँ पे एरोड हो रहा है। ओके, और बहुत से डायमेंशंस हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे इनकी सरकार नहीं चल पा रही, क्यों इनसे नाराज हैं। तो इकोनॉमिक फील्ड में इन्होंने काम गड़बड़ किया है। इकोनॉमी से रिलेटेड आपको पता है कितनी बड़ी क्राइसिस हो रखी श्रीलंका के अंदर, वहां पे खाने के लिए खाना नहीं है, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू फूड। ऊपर से ऑर्गेनिक बना दिया पूरे के पूरे श्रीलंका को गोटाबाया राजपक्षा ने। फिर सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स मतलब कि एक तरफ सुनहला बुद्धिस्ट हैं, दूसरी तरफ तमिल हैं, तीसरी तरफ मुस्लिम्स हैं। अब ये तीनों आपस में अक्सर कर लड़ते रहते हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बेसिकली गवर्नेंस 19th अमेंडमेंट हटा दिया, 20वां अमेंडमेंट ले आए हैं। ओवरऑल गवर्नेंस में मिलिट्री एलिमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और लेजिटिमेसी, अब इनके राज को लेजिटिमेट नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये सिन्हला बुद्धिस्ट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बाकी माइनॉरिटीज को इग्नोर करते हैं, ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ओके, तो कुल मिला के इस समय पे श्रीलंका के अंदर जो केओस है, जो गुस्सा है इनके प्रति, उसको शायद मिस्टर राजपक्षा और उनकी टीम समझ नहीं पा रही है। दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट्स ग्रेविटी, और इसके क्या डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आप पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की बात करो तो कोविड-19 के पैंडेमिक ने तो पूरी दुनिया में बवाल मचाया है, श्रीलंका में बवाल मचाया, कोई बड़ी बात नहीं। इस कोविड-19 से उभरने के लिए श्रीलंका को डेफिनेटली कुछ साल लगेंगे, लेकिन ओवरऑल लोगों की इकोनॉमिक हार्डशिप्स को एलिविएट करने के लिए कुछ यहाँ पे खास किया नहीं है गोटाबाया राजपक्षा ने, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, जो अर्बन स्ट्राटा है मिडिल क्लास का, जो रूरल स्ट्राटा है, वो सब लोग यहाँ पे बहुत परेशान है। जो बहुत ज्यादा पुअर लोग हैं वो भी यहाँ पे बहुत परेशान है, और इनफैक्ट ऑन ग्राउंड उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स को एलिविएट करने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है। इनफैक्ट कुछ उल्टे स्टेप्स ले लिए यहाँ पे श्रीलंका ने, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बात की जाए मिस्टर गोटाबाया राजपक्षा की, तो गोटाबाया राजपक्षा के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने प्राइमेसी दी है टू द एस्पिरेशंस ऑफ श्रीलंका's मेजॉरिटी एथनिक कम्युनिटी द सिन्हला बुद्धिस्ट। वो अपनी अप्रोच में सिन्हला बुद्धिस्ट के प्रो रहे हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो बेसिकली कोई डेमोक्रेटिक प्रिटेंशन उन्होंने यहां नहीं दिखाया। मतलब होता है ना कि इंडिया के अंदर भाई हम मुस्लिम्स के लिए भी काम करेंगे, हम हिंदूज के लिए भी काम करेंगे, सिख के लिए भी काम करेंगे, जैन के लिए भी काम करेंगे, मतलब हम हर कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, तो हम सबके लिए काम करेंगे। तो ये क्या एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है कि हाँ भाई हम सबके लिए इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है गोटाबाया राजपक्षा का कि नहीं भाई हम तो सिन्हला बुद्धिस्ट के लिए काम करेंगे, अपोजिशन के लिए काम करने वाली बात ये काफी कम करते हैं। और एक प्रकार से श्रीलंका में पर्सनलाइज्ड मॉडल ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटेरियनिज्म चला दिया यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षा ने। मतलब कि अब चूंकि ये प्रेसिडेंट है और अपने हाथ में इन्होंने जरूरत से ज्यादा ताकत ले ली है। पहले जो भी रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आए थे 19 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, 19th अमेंडमेंट को अब अबॉलिश कर दिया गया है और 20वां अमेंडमेंट आ गया है श्रीलंका के अंदर, और उसके थ्रू प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत हद तक ताकत को कंसंट्रेट किया गया है। एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया है, जो कि ओवरऑल गवर्नेंस को नुकसान पहुंचाता है। फिर भाई आगे क्या बताया जा रहा है, जब इलेक्शन जीते थे 2019 में मिस्टर राजपक्षा, इनको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन अब ये जो 2/3 मेजॉरिटी है वो इनके अगेंस्ट ही जाती नजर आ रही है। ओके, अक्टूबर 2020 में इसी 2/3 मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए 19वें अमेंडमेंट को पूरी तरीके से यहाँ पे अबॉलिश कर दिया था। और ये जो 19वां अमेंडमेंट था ना, इट वॉज मेन स्टे ऑफ श्रीलंका's डेमोक्रेटिक, आप कह सकते हो ये बेस, जो भी डेमोक्रेटिक बेस था, जो भी सरकार की प्रति श्रीलंका की सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस का आप कह सकते हो सपोर्ट था, वो चला गया है 19वें अमेंडमेंट के जाने के बाद। जो तमिल माइनॉरिटीज हैं और जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं वो सरकार के बिल्कुल ही अगेंस्ट होती नजर आ रही है। ठीक है,
फिर एक अलग ही प्रकार के सिविल और मिलिट्री रिलेशन श्रीलंका में शुरू हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को मीट करना, जैसे हमारे इंडिया में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को मीट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है? मनसुख मंडाविया साहब के ऊपर है, हेल्थ मिनिस्टर है वो। अब कल की डेट में हमारे आर्मी चीफ को या एयरफोर्स चीफ को आप इस हेल्थ का काम दे दोगे तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ है। श्रीलंका में आर्मी कमांडर को अपॉइंट किया गया कोविड की पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को डील करने के लिए। तो यहाँ पे सिविल पॉलिटिशियंस को अपॉइंट करने के बजाय आर्मी को अपॉइंट किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चलाने के लिए अगर आप आर्मी के चीफ को यहाँ पर अपॉइंट करने लगोगे, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट करने लगोगे जो सर्व कर रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं, तो वो तो मिलिट्रीज में उनका आप कह सकते हो तजुर्बा है, सिविल फील्ड्स में उनका तजुर्बा है नहीं। तो ये चीज एक बड़ी अगेंस्ट जा रही है, एक बहुत बड़ा गवर्नेंस फेलियर बताया जा रहा है गोटाबाया राजपक्षे का, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिटराइज कर रहे हैं और इसको बोला जा रहा है प्रोजेक्ट ऑफ डी डेमोक्रेटाइजेशन। राजपक्षे के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें डेमोक्रेटाइजेशन खत्म हो रहा है, डी डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सिविलियन लीडर्स की बजाय इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे मिलिट्री लीडर्स को दी जा रही है। फिर लगातार फेलियर्स और कंफ्यूजन आ रहा है भाई पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन में। किस प्रकार के फेलियर? जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 फैला तो यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे ने वैक्सीनेशन पे ध्यान ना देते हुए मैजिक को, सॉर्सरी को इनकरेज करने की बात की। फिर अगर आप देखो तो पहले क्या था, श्रीलंका में जब एग्रीकल्चर होता तो बहुत हद तक केमिकल फर्टिलाइजर्स इनपुट्स इस्तेमाल किया जाता था। श्रीलंका को एकदम से ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की और नियम कानून निकाल दिए कि कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करेगा तो उसको हम सजा देंगे। तो इस तरीके की चीजें श्रीलंका के अगेंस्ट जा रही हैं। आज की डेट में श्रीलंका में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भले ही हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा होता है बट उसकी यील्ड बहुत कम होती है। प्रति हेक्टेयर जितना पैदावार आप करते हो ये बहुत कम होता है। तो इस कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो राजपक्षे गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं वो काफी गड़बड़ रही हैं। ओके, और सोशल अनरेस्ट और डिसकंटेंट बहुत रहा है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर राजपक्षे। फिर श्रीलंका की जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है उसको बहुत बुरी तरीके से मिस हैंडल किया है यहाँ पे मिस्टर राजपक्षे साहब ने। ओके, तो कुल मिला के एक इकोनॉमिक एक कोलैप्स की सिचुएशन सी बनी हुई है श्रीलंका के अंदर। फिर श्रीलंका के अंदर इस समय पे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे दाल, चावल, नमक, जो दिन के बेसिस पे लोग इस्तेमाल करते हैं, रोटी के लिए आटा, ये सब कम पड़ रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बहुत ज्यादा हो गए, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों के पास इस समय पे नौकरियां नहीं है। और कुल मिला के जो प्रेसिडेंट का क्लेम था कि हम एक एफिशिएंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोफेशनलाइज्ड, टेक्नोक्रेटिक लीडरशिप लेके आएंगे, नो नॉनसेंस लीडरशिप, वो क्लेम भी अब यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लोगों की बुरी हालत की तरफ राजपक्षे गवर्नमेंट का उतना ध्यान नहीं जा रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड्स इरोड हो रहे हैं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ रही है, रैम्पेंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस है। और ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द सीरियस फेलियर्स है, यहाँ पे बहुत सारे सीरियस फेलियर्स हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बड़ी है कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है कि वो किसी प्रकार का स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट प्रोग्राम चला सके। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। इतनी सारी चीजों से आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि कुल मिला के मिस्टर राजपक्षे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे फेल हो रहा है। जिन तीन तबकों ने सबसे ज्यादा राजपक्षे को वोट दिया था और जिन तीन तबकों के बेसिस पे राजपक्षे ने इलेक्शंस जीते थे 2019 में, वही तीन तबके अपना सपोर्ट वापस खींच रहे हैं। कौन कौन से तीन तबके हैं ये? एक तो है रूरल फार्मर्स, एक है आपके स्मॉल प्रोड्यूसर्स इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, और तीसरे हैं पब्लिक सेक्टर स्कूल टीचर्स। ये तीनों के तीन तबके इस समय पे बुरी तरीके से राजपक्षे ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना एजिटेशन कर रहे हैं। भले ही पुलिस लॉकडाउन लगा हुआ है, आर्मी लॉकडाउन लगा हुआ है, बिना पुलिस के डरे ये लोग सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल लॉस ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट एंड पब्लिक डिसइल्यूजमेंट हो गया है इस समय पे राजपक्षे के राज में। फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में डेफिनेटली राजपक्षे ने कुछ अच्छा किया है। तो चाइना की जो एक्सेसिव डिपेंडेंस थी, श्रीलंका की जो एक्सेसिव डिपेंडेंस थी चाइना के ऊपर, उसको कुछ हद तक कम किया है। इंडिया के साथ रिश्तों को अच्छा किया है, यूएस, यूके, जापान के साथ रिश्तों को अच्छा किया है। बट एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट को छोड़ दो तो पहले सरकारों के कंपैरिजन में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में बर्बादी मचा रखी है गोटाबाया राजपक्षे ने। यही इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
बैकबोन ऑफ इंडिया रशिया टाइज। आगे आने वाले समय में एनर्जी के फील्ड में जो कॉपरेशन होगा वो इंडिया और रशिया की टाइज को आगे लेके जाएगा। तो भाई इंडिया हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी, स्ट्राइविंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड रिलेशंस। आगे आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में और ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत एबंडेंट है। इंडिया का जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, अगर आप देखो रशिया ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है। कैसे? रशिया यूरोप को एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रशिया चाइना को एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो क्या रशिया चाहेगा कि सिर्फ मैं यूरोप और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट न हूं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। रशिया चाहेगा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज को एनर्जी बेचो, और सबसे बड़ी कंट्री कौन है एनर्जी खरीदने वाली? इंडिया है। आगे आने वाले समय में अगर चाइना के एनर्जी कंजम्पशन से ज्यादा किसी कंट्री का एनर्जी कंजम्पशन हो सकता है तो वो इंडिया का हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया को एनर्जी की जरूरत है और रशिया के पास एनर्जी है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक नेचुरल पार्टनरशिप आनी चाहिए। ठीक है भाई, रशिया एक अल्टीमेट लॉन्ग टर्म पार्टनर यहां हो सकता है, लेकिन इन एनर्जी के बायलैटरल टाइज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट लीडर्स दोनों का एफर्ट यहां पे लगेगा। अभी रिसेंटली जो 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी रशिया के व्लादिवोस्टॉक में, वहां पे वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे। गए नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, बट वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन्होंने क्या बोला कि इंडिया रशिया एनर्जी पार्टनरशिप कैन हेल्प ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ग्लोबल एनर्जी मार्केट। ये मोदी जी का एम था। मतलब हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई रशिया के साथ एनर्जी की फील्ड में रिश्ते हमको अच्छे करने। ठीक है, इंडिया और रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया कि दोनों देशों की कंट्री आपस में ज्यादा कोऑपरेशन करेंगी। ऑलरेडी अगर आप देखो तो $32 बिलियन इंडिया की और रशिया की ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज एक दूसरे की कंट्रीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं, लेकिन $32 बिलियन से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहां पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे एक और बड़ी बात बोली गई हमारे इंडियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी दी के द्वारा कि रशिया इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कोरोना के क्राइसिस के बाद अगर कोई एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है तो वो है भाई इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कम हुई है, पैसे लोगों के पास कम है। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इस इकोनॉमी की भी कोरोना के पैंडेमिक के समय पे हालत खराब हो गई है। पैसा ना कॉर्पोरेट्स के पास है ना सरकार के पास है। बावजूद इसके इस साल के पहले जून क्वार्टर में, मई अप्रैल जून वाले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। लेकिन अब इस ग्रोथ को अच्छा बोलना सही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अप्रैल से जून 2020 पूरा इंडिया लॉकडाउन था, तो उस समय पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना के बराबर हुई थी। तो अब उस पीरियड से अप्रैल मई जून 2021 को कंपेयर करोगे तो 20% की ग्रोथ तो आपको नजर आएगी, क्योंकि पिछले साल तो पूरा ही लॉकडाउन था ना, कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा था। समझ गए? तो आप यहां पे कह सकते हो कि 20% यहां पे एशिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हैज एक्सपेंडेड बाय मोर देन 20%। जून क्वार्टर में एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब इंडिया 20% बढ़ी है, लेकिन उसको आप प्रॉपर फिगर मत बोलो। हाँ, 2021 तक टोटल 9% बढ़ेगी पिछले साल कंपैरिजन में, ये सही चीज है। चाइना की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन देखिए मैं बता दूं 2020-21 में जहां पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज की इकोनॉमी घट रही थी, चाइना की इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ था। भले 2 या 3% का ग्रोथ था, बट ग्रोथ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मुझे उतने सही नहीं लगे, हालांकि आप कोट कर सकते हो अप्रैल मई जून 2020 के कंपैरिजन में अप्रैल मई जून 2021 में जो ग्रोथ है वो 20% ज्यादा है। ओवरऑल एस्टिमेटेड है कि 2021-22 में जो ग्रोथ होगी वो 2020-21 से 9% ज्यादा होगी, और यही चाइना का फिगर 8.5% है। लेकिन इसके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे मैं आपको फैक्टर बता रहा हूं जो कि आप क्वेश्चंस में कोट कर सकते हो। सबसे खास बात यहां पे ये है कि इंडिया और रशिया के बीच में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो। जब एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात आए ना और इंटरनेशनल रिलेशंस को एनर्जी बास्केट के साथ जोड़ा जाए, तो आप लिख देना कि भाई इंडिया रशिया के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। एक तरफ है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरी तरफ है रशिया की सिबुर, और इन दोनों ने मिलके, रशिया की जो सिबुर है वो रशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है, तो इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज और रशिया की सिबुर इन दोनों ने मिलकर जामनगर गुजरात में एक प्लांट बनाया है।
और वो प्लांट है इंडिया का फर्स्ट ब्यूटाइल एंड हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर अलग होता है और ब्यूटाइल रबर को और प्राइम फॉर्म में और महंगे फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर होता है। और ये जो फैसिलिटी है ये 2019 से ऑपरेशनल है। पहले इंडिया को ब्यूटाइल रबर और हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर की कंट्रीज से, लेकिन अब ये इंपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और रशिया का जो सिबुर नाम की कंपनी है, इसका जो जॉइंट वेंचर बना है, इस जॉइंट वेंचर के चलते बहुत सारा ब्यूटाइल रबर और हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर इसी फैसिलिटी में बना लिया जाता है। तो पहले का इंडियन मार्केट जो कि पूरी तरीके से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, वो अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे ये जो पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर है ये 120 केटीपी है, 120 किलो टन पर एनम ऑफ ब्यूटाइल रबर बना रहा है, जिसमें से 60 केटीपीओ को हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर में बदला जाएगा। देखिए, एक चीज होती है ब्यूटाइल रबर, अगर आप इस ब्यूटाइल रबर को हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर में बदल देते हो तो ये जो हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर होता है ना, ये डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। बेसिकली डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चरर्स को हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर की जरूरत होती है, और अभी तक जो टायर मैन्युफैक्चरर्स थे वो इसको इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर, लेकिन चूंकि अब रिलायंस का और सिबुर का खुद का प्लांट बन गया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अब उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उससे खरीदा जा सकता है। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अलेक्जेंडर पेट्रोव करके सिबुर मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड है, इनका ये बोलना है कि भाई ये जो रिलायंस का सिबुर इलास्टोमर्स का जो प्लांट है ये इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। कंट्री में पहले जो चीज इंपोर्ट होती थी वो अब यहाँ पे बनाई जा रही है। सिबुर जो कि रशिया की कंपनी है वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लेके गई है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत स्टेबलाइज्ड है, इसमें एमिशंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और इंडिया को वैसे भी ये जो ब्यूटाइल रबर नाम का क्रिटिकल रॉ मटेरियल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जो फॉरेन डिपेंडेंस है इंडिया की इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो यहाँ पे कम हो जाएगी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर हमने एग्जांपल देखा रशिया की सिबुर और इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, दिस इज बेसिकली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि अब रिलायंस सिबुर इलास्टोमर नाम का जो जॉइंट वेंचर है ये ब्यूटाइल रबर को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसके प्रोडक्ट्स को एशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चीजें एक्सपोर्ट भी हो रही है। कार मैन्युफैक्चरर्स को लगता है ये ब्यूटाइल रबर काफी काम की चीज है। अगर आप देखो तो अभी के लिए इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 249.36 है, किसकी? ब्यूटाइल रबर की। आगे आने वाले समय में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में मंगाया जा रहा है। फिर अगर आप देखें, अच्छा एक मिनट, ये जो 249.36 MTPA है ये एक्चुअली में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये ब्यूटाइल रबर की नहीं है। ब्यूटाइल रबर आप कह सकते हो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। तो इंडिया रशिया के टाइज में ब्यूटाइल रबर को लेके भी कॉपरेशन हो रहा है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग को लेके भी यहाँ पे कॉपरेशन हो रहा है। इंडिया की जो रिफाइनरीज है, ठीक है, वो बहुत अलग अलग तरीके के पेट्रोकेमिकल्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या एस्टिमेट किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कि जो इंडिया की इथाइलिन प्रोडक्शन है ये 2030 तक 2/3 से बढ़ जाएगी, यानी 66-67% से लगभग बढ़ जाएगी। फिर रशिया की गैज़प्रॉम और इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, व्लादिवोस्तोक में। ओके, किसको लेके? तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेके, पेट्रोकेमिकल सेक्टर को लेके। फिर इंडिया और भी बहुत सारे फील्ड्स में एक्सेल कर रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई रिन्यूएबल एनर्जी की वो 100 गीगावाट से। वो अलग बात है कि हमारा टारगेट दिसंबर 2022 तक का 175 गीगावाट का था। अगर हम ये टारगेट मीट कर लेते हैं तो अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन 2022 तक 175 गीगावाट इंस्टॉल करने के लिए $80 बिलियन रुपए चाहिए, और उसमें से एक बड़ा चंक रशिया के इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रशिया वाले दान धर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्ट्स बना के बेचेंगे, तो पैसा वो भी कमाएंगे। होता है ना कि किसी भी धंधे को सेटअप करने से पहले आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है, तो वही पैसा लगाने की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है? रिसेंट डेलॉयट
report had forecasted that India could gain $11 trillion in economic value over the next 5 years by limiting raising global temperatures, raising its potential to export decarbonization. मतलब कि धीरे धीरे इंडिया नेट जीरो एमिशंस की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो डेलॉयट की रिपोर्ट बोलती है कि जिस तरीके से इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है और ये जो फॉसिल फ्यूल्स के कंजम्पशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, इससे आगे आने वाले 50 सालों में इंडिया की इकोनॉमी को $11 ट्रिलियन का फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के इंडिया क्लाइमेट चेंज और थ्रेट्स को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और इस कंटेक्स्ट में रशिया इंडिया की काफी मदद कर सकता है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है एनर्जी मार्केट्स में। ऑलरेडी अगर आप कुदनकुलम पावर प्लांट की बात करो तो कुदनकुलम पावर प्लांट में टोटल 6 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स ऑलरेडी ऑपरेशन है, यूनिट 3 इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और इन यूनिट्स को किसकी मदद से बनाया गया है? हम सबको पता है, रशिया की मदद से बनाया गया। ये इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात की जाए तो अभी के लिए 6780 मेगावाट है, जो कि बताया जा रहा है 22,480 मेगावाट पहुंच सकती है 2031 तक। तो ये सब बातें भाई यहाँ पे ओवरऑल बताई गई। और भी कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, हालांकि उतने जरूरी नहीं है, काफी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखी हैं। आई होप आपको चीजें समझने में थोड़ा मदद मिली हो। इंडिया के लिए एक आखिरी फैक्ट ये बताया गया है कि हमारा जो टारगेट है कि हमको 2030 तक 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए, इसके लिए हमको $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया से नहीं आ सकते, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की, यूएस, कनाडा, सबकी मदद लगेगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है रशिया का रोल यहाँ पे काफी बड़ा हो जाता है, एक बड़ा साइजेबल चंक रशिया से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिबल प्रोब। देखिए, सेंटर मस्ट फुल्ली कोऑपरेट विद द इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द स्पाईवेयर यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया, उसके चलते एक इंडिपेंडेंट प्रोब को शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किस चीज में प्रोब को? आपको पता है कि सरकार को अपोजिशन ने पार्लियामेंट के सेशन में घसीटा था, किस चीज के इस्तेमाल को लेके? पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेके। तो ये जो इजरायली पेगासस स्पाईवेयर है, जिसकी एक लिस्ट रिलीज हुई थी जिसमें दुनिया भर के 50,000 फोन नंबर्स थे, और इसमें से लगभग 300 फोन नंबर्स इंडियंस के थे। मतलब इंडियंस, अच्छे खासे इंडियंस के ऊपर सर्वेलेंस चलाया गया है इस पेगासस स्पाईवेयर को इस्तेमाल करके। और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सरकार ने ये तक बोला कि ठीक है भाई, हम एक इंटरनल कमेटी इंक्वायरी चला लेते हैं। सरकार ने ये बोला कि भाई जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ हो गई, डीआरआई हो गई, आपकी एनआईए हो गई, इनके काम करने के तरीके में इंटरफेरेंस होगा अगर इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन चलाई जाती है तो। लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि ये जो आपका ब्लैंकेट डेनियल है ना ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके स्नूपिंग कर रहे हो, तो आपने बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो सब नहीं हो पाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब एक बेंच को लीड कर रहे थे, और इस बेंच ने 46 पेज का एक ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर में साफ साफ 2 प्रिंसिपल्स लिखे गए कि भाई दैट सर्वेलेंस or even the knowledge that one could be spied upon affects the way individuals exercise their rights। मतलब कि अगर आप किसी के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे हो और अगर आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या कर रहा है, तो डेफिनेटली आप, ऑब्वियस सी बात है, उसके राइट्स में इंटरफेयर कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को प्ले में आना पड़ेगा। प्लस सबसे खास बात यह है कि केंद्र की सरकार नेशनल सिक्योरिटी का बैनर लगा के जुडिशरी को अलग नहीं रख सकती। अगर जुडिशरी को किसी चीज की इंक्वायरी करनी है तो जुडिशरी इंक्वायरी करेगी। तो कल की डेट में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके भारत सरकार बोले कि नहीं भाई, जुडिशरी यहाँ पे टेकअप नहीं कर सकती एक्टिविटीज को, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो स्पाईवेयर स्कैंडल के चलते ऐसा समझा गया है कि भारत सरकार ने स्नूपिंग की है कुछ लोगों के अगेंस्ट, जिसमें कुछ कोर्ट के जजेस भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ अपोजिशन के लीडर्स भी हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसीडरेशन है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो पैनल है वो अपनी इंक्वायरी करेगा ही करेगा। ये सब बातें यहाँ बताई जाए, जो कि बहुत सारे जर्नलिस्ट के नंबर भी आ गए हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी यहाँ पे वॉयलेट होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब देखते हैं किस हद तक यहाँ पे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल इंक्वायरी कर पाता है और किस हद तक सरकार इनको एंटरटेन करती। अब तक तो सरकार ने साफ साफ ये बोल दिया है
कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप बोलो तो हम इंटरनल इंक्वायरी करा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपकी इंटरनल इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल भी किस हद तक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि हाईली सीक्रेटिव मैनर में काम करती हैं, रॉ हो गई, एनआईए हो गई, सीबीआई हो गई, इनसे इंफॉर्मेशन निकाल पाना, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, वो भी अपने आप में मुश्किल काम है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल तो बना दिया गया, पैनल कितना एफिशिएंटली काम कर पाएगा वो बाद में देखा जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्ड माइनस एड, सोशल मीडिया आउटरीच ऑन ब्रांड एड कैंपेन्स। आपको रिसेंटली पता ही है कि भाई कास्ट पे, क्लास पे, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, इन बहुत सारी लाइंस पे हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ सोशल फॉल्ट लाइंस है। अब एक कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट का जब ऐड करती है तो उस ऐड के अंदर वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करती है, ये तो हमको पता है। लेकिन कभी कभी उन प्रोडक्ट्स में एक सोशल मैसेज भी जाता है, ये यहाँ पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली ही 2 एड्स न्यूज में रहे। एक फैब इंडिया का एड है जिसका आप बोलते हो जश्न रिवाज, तो अब कुल मिला के दिवाली के कपड़ों का आप कह सकते हो एक ब्रांड सा निकाला था जश्न रिवाज नाम का। इतना बवाल हुआ है जश्न रिवाज के अगेंस्ट कि भाई ब्रांड ने क्लैरिफिकेशन लेटर दिया कि जश्न रिवाज तो इंडिया के सारे ट्रेडिशंस का कलेक्शन है, दीपावली का कलेक्शन अलग आएगा। तो मतलब इन ब्रांड ने ऐड निकाला दीपावली के कलेक्शन के लिए, बाद में बोल दिया कि यार ये तो दीपावली का नहीं था, दीपावली का अलग है, तो सारे ट्रेडिशंस का है। क्योंकि बवाल कर दिया लोगों ने कि दीपावली के कलेक्शन का नाम तुम जश्न रिवाज दे रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल ये कंपनीज जब भी अपनी एड लाइंस निकालती हैं, कभी कभी वो एड लाइंस कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। जैसे अभी करवा चौथ वाले ऐड के साथ हुआ। करवा चौथ वाले ऐड में पता ही है कि 2 लेडीज थी, वो सज के एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थी कि मैं इसलिए व्रत रख रही हूँ, इसलिए व्रत रख रही हूँ। एंड में पता चला वो एक दूसरे के लिए व्रत रख रही हैं। इन दोनों ही एड्स को यहाँ पे विड्रॉ करना पड़ गया। तो एड्स को विड्रॉ करना पड़ जा रहा है, मतलब पॉलिटिशियंस की तरफ से यहाँ पे बिजनेसेस चलाए जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी की जो एमपी है तेजस्वी सूर्या, इन्होंने फैब इंडिया के अगेंस्ट बिजनेस चलाया, इकोनॉमिक बॉयकॉट सा किया, नो बिंदी नो बिजनेस। मतलब कुल मिला के ओवरऑल इस प्रकार के जो एड्स हैं, जैसे कि सेम सेक्स ऐड हो गया आपका करवा चौथ वाला, ये जो जश्न रिवाज वाला ऐड हो गया, इस प्रकार के जो एड्स हैं वो सोसाइटी के कंजर्वेटिव नॉर्म्स को तोड़ते हैं। और जब आप सोसाइटी के कंजर्वेटिव नॉर्म्स को तोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी आमिर खान का एक ऐड था सीएट का, जहां पे ये बोला गया कि आमिर खान बोल रहे हैं पटाखे मत जलाओ। अब आमिर खान को वैसे बहुत हद तक एंटी हिंदू समझा जाता है, पीके मूवी ने उन्होंने भयंकर तरीके से हिंदू धर्म की बुराई की है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस पाकिस्तान, ये टर्की के बहुत ज्यादा प्रो हो जाते हैं। आमिर खान टर्की जाते हैं और टर्की में रेसिप तैयब अर्दोगन की वाइफ से मिलते हैं, वही रेसिप तैयब अर्दोगन जो कि कश्मीर को लेके बार बार इंडिया के अगेंस्ट कमेंट करते हैं। फिर आमिर खान ने ये तक कमेंट कर दिया था कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सेफ नहीं फील करते इंडिया के अंदर। अब तो खैर डिवोर्स ही हो गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो तो जब आमिर खान का सीएट का एड सामने आया तब आमिर खान को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई जब नमाज पढ़ने के लिए जब सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं तो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करो। ये हिंदू फेस्टिवल की जो पटाखे जलाने वाली चीज है इसके अगेंस्ट क्या तुम कैंपेन करते घूम रहे हो, तो यहाँ पे आमिर खान को गरियाया जा रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऐसे पहले भी बहुत से एक्ट आए। अच्छा, शाहरुख खान का एक कैडबरी का ऐड आया जिसमें लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप छोटे छोटे किराने की दुकान से जाके शॉपिंग करिए, बड़े बड़े मॉलों के चलते इन किरानों की दुकानों का धंधा बंद हो गया है। तो ये ऐड थोड़ा एक्सेप्टेबल है। फिर केंट आरो का जो आटा और ब्रेड मेकर था जो कि हाउस मोड्स को विलीफाई कर रहा था, हाउस मेड्स को जो घर पे काम करने वाली लेडीज या लोग आते हैं उनको विलीफाई कर रहा था, इसके अगेंस्ट एक बवाल हुआ था। तनिष्क का एक ज्वेलरी ब्रांड का जो लास्ट साल एक ऐड आया था जिसमें एक मुस्लिम फैमिली में हिंदू लड़की की शादी हुई होती है और वो अपनी हिंदू लड़की के लिए, हिंदू बहू के लिए कुछ स्पेसिफिक रिवाज कर रहे होते हैं, उसको लेके काफी बवाल हो गया था, इसको लव जिहाद बोला गया था। तो उसके बाद शशि थरूर का स्टेटमेंट आया था कि इतनी प्यार की चीज को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाली चीज के अगेंस्ट में ऐसी बातें कैसे की जा सकती हैं। तो कुल मिला के ऑथर में यही बताया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि ये जो अलग अलग कंपनीज हैं ये अपने एड्स के थ्रू प्रोडक्ट तो बेच रही हैं, एक सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। इस सोशल मैसेज के प्रति लोगों को वेलकमिंग होना चाहिए और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस बायोग्राफी यहाँ पे की जा रही है, ओवरऑल प्रोग्रेसिव वैल्यूज को इग्नोर किया जा रहा है। मतलब इन एक्ट्स के अगेंस्ट जो एजिटेशन हो रहा है लोगों का, उस एजिटेशन को यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में गलत बताया जा रहा है।
ओके ये जो अलग अलग मैंने एड्स के एग्जाम्पल दिए हैं, इन एड्स के एग्जाम्पल को याद रखना। किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या फ्लॉज हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या फॉल्ट लाइंस है, ऐसा कोई सवाल आता है तो इन एड्स के एग्जाम्पल चेप देना, ताकि आपको यह पता रहे कि कंटेम्प्रेरी टाइम में ऐसा कौन कौन सा ऐड आया जिसके खिलाफ कंट्रोवर्सी हुई है। जैसे कि डाबर का, फेम इंडिया का, अभी ये करवा चौथ वाला ऐड हो गया, आमिर खान का सीएट का ऐड हो गया, शाहरुख खान का ये कैडबरी चॉकलेट का ऐड हो गया, फिर तनिष्क का ये हिंदू मुस्लिम डॉटर इन लॉ वाला ऐड हो गया। इन पर्टिकुलर एड्स के एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने में काम आएंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्कशन को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एफर्ट डाल के चीजें यूजफुल तरीके से सामने लाऊं। हैव अ ग्रेट डे, अपना ध्यान रखिए। आज की करंट अफेयर्स भी विनीत सर लाएंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स सुबह सुबह मैं आपको अवेलेबल करवा दूं। बीच में 2-3 दिन का ऐप हो गया, रियली सॉरी फॉर दैट। पढ़ते रहिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।